हेलो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस साइंस की एमसीक्यू श्रृंखला में, जिसमें कि हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आरआरबी, टेक्नीशियन, लोको पायलट, ग्रुप बी और जेईई में जो भी आज तक के साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको हम लोग कर रहे थे, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा पहला चैप्टर था पदार्थों की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण और उनके प्रकार, ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे आज भी। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक जो हो गए थे, जैसे पदार्थ क्या है इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ग्रुप बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, एनटीपीसी में, लोको पायलट में और जेईई में, ठीक है, टेक्नीशियन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो था वो धातु, अधातु और उपधातु से था, वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसमें भी लगभग आपके 20 क्वेश्चन थे। उससे आगे जो टॉपिक था पहला चैप्टर में ही मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पहला चैप्टर में ही, वो है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। कैसे कोई भी पदार्थ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस है, उसको द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित होगा और उसको क्या कहेंगे परिवर्तन को, ठीक है, गर्म करने पे बदलेगा या ठंडा करने पे कैसे गैसीय अवस्था में जाएगा। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज प्रैक्टिस में करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि एक एक मिनट हमारे लिए 10-10 सेकंड, एक एक सेकंड कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन भी बढ़ता जा रहा है और हम लोगों का एग्जाम भी नजदीक आता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ऑप्शन दिया है हमारा, क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है कि तापमान में वृद्धि करने पर, नमी होने पर, या सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होने से, या हवा की गति में वृद्धि होने से। यानी कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारा वाष्पीकरण की क्रिया को कम करता है यानी घटा देता है। तो अगर देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये दिया तापमान में वृद्धि। यदि वाष्पीकरण हो रहा है यानी भाप बन रहा है पानी का, तो तापमान में वृद्धि करने पे तो और भी तेजी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा सी दिया है कि सतह क्षेत्रफल में वृद्धि करने पे, तो ये भी नहीं होगा। कारण कि जैसे अगर आप गिलास में पानी लेकर गर्म करते हैं और साथ में थाली में पानी लेकर गर्म करते हैं और दोनों को सेम टेम्परेचर पे, तो आपका सबसे पहले कौन सा भाप में पूरा परिवर्तित होगा? तो बिल्कुल थाली वाला पहले हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है उसका। ठीक, हवा की गति में वृद्धि से, अगर हवा में तेजी से वृद्धि करेंगे, मान लीजिए आप रूम में गर्म कर रहे हैं, बाहर हवा कितना भी तेज चल रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा सही जो ऑप्शन है बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। कारण कि अगर नमी और बढ़ जाएगी, ठीक ना, तो हमारा वाष्प बदलने में समय ज्यादा लगेगा। जैसे ठंडी में अगर पानी गर्म करते हैं तो जल्दी भाप में नहीं बदलता, वहीं गर्मी में अगर पानी गर्म करते हैं, ठीक ना, बाहर रख के या अंदर भी, ठीक है, तो हमारा जल्दी वो वाष्प में बदल जाता है, जल्दी भाप बनने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन सही समझ गया, आंसर भी समझ गया, क्यों हुआ बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि डैश डैश डैश, ठीक है, एक सतह की घटना है, सतह की घटना है, मतलब कौन सी ऐसी फिनोमिना है, घटना है जो सतह पर होती है, किसी पदार्थ की सतह पे। ठीक है, जैसे स्वेद दिया है, स्वेद, क्वथन, भाप या उत्सादन। ठीक है, तो इसमें से क्वथन माने होता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जैसे मान लीजिए आप किसी बर्तन में पानी रख के बॉयल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सरफेस पे नहीं होता है, वो पूरे ही पानी के हर एक पार्ट में बॉइलिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला जैसे स्वेद, तो स्वेद मतलब एक तरह से मान लीजिए कि स्वेटिंग होना, पसीना होना। ठीक है, तो पसीना बिल्कुल शरीर के ऊपर होता है, बट ये क्या पदार्थ का कोई साइन वो तो है नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। उत्सादन का यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में होता है तो समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहा है, वैसे वो ऑप्शन आपका सही नहीं है। जो ऑप्शन आपका सही है वो भाप का है। ठीक है, तो भाप बनना जो है वो सरफेस पर से शुरू होता है। जैसे अगर बर्तन में आप पानी हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो आपका ऊपर ऊपर से भाप बन के उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल अवस्था से यानी कि मान लीजिए पानी है, पानी को भाप बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या फिर वाष्पीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ गया, जैसे Fe है आयरन, उसमें ऑक्सीजन का कुछ अणु जुड़ गया। ठीक है, तो क्या होगा? Fe2O3 बना देगा, Fe2O3, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया जो कि कोरोजन हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे बोला ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन को भी आपको पिछले दिनों में समझा दिया है क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाना है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदलना है। संघनन क्या होता है?
आपका गैस से द्रव अवस्था में बदलना संघनन। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी वाष्प में बदलने क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, आंसर भी समझिए। ये आपका बिल्कुल आरआरबी एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछने की प्रबल संभावना है आगे आने वाले एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना कोई भी पदार्थ जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? यानी अभी सॉलिड से आपका सीधे क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो ये बिल्कुल डिस्कस भी हो चुका है, पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो ऊर्ध्वपातन वो क्रिया है जिसे ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, इसका हम उदाहरण भी बताते हैं, जैसे नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, आपका नेफ्थलीन का गोली हो गया, कपूर हो गया, है ना, ये सब इसके उदाहरण है ऊर्ध्वपातन क्रिया के। बाकी वाष्पीकरण अभी देख लीजिए, तो द्रव से वाष्प में बदलना, संघनन वाष्प से द्रव में बदलना, परिसमापन के यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्या है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव को ठोस में बदलना है, यानी पानी से आपको बर्फ बनाना है, तो बर्फ बनाने की क्रिया को क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे, संलयन बोलेंगे या फिर हिमकरण। तो संलयन जो है ये केमिस्ट्री में आता है, यानी दो परमाणु का आपस में जुड़ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का संलयन हो गया। विखंडन अगर बोलता है तो हाइड्रोजन H2 का होता है H प्लस H में। ठीक, तो ये तो नहीं होने से रहा, यानी ये आपका गलत है, ये भी गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, विखंडन माने भी टूटना होता है, लेकिन जो हिमीकरण आप समझते होंगे, ठीक ना, फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, ठीक ना, उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग, यानी ठोस में, द्रव से ठोस में बदलने क्रिया को फ्रीजिंग बोलते हैं या हिमीकरण बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर इधर होगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि 2 या 2 से, अच्छा सॉरी, ये बिलियन, अब वो खत्म हो गया, उतना ही क्वेश्चन था जो अवस्था परिवर्तन से संबंधित जो 5 क्वेश्चन दिए थे। अब अगला टॉपिक यहाँ पे आपका आ जाता है बिलियन, सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन, ठीक है। तो बिलियन क्या होता है? क्वेश्चन इसका पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें ज्यादा क्वेश्चन आपसे अवस्था परिवर्तन से नहीं पूछा गया था, ठीक है, बिलियन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, केमिस्ट्री का ये पार्ट है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है, यहाँ को लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे, विखंडन कहेंगे, निलंबन या फिर विलयन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन विलयन से ही होगा, है ना, तो यहाँ पे विलयन आंसर हो जाएगा। और उसका जो दिया है उसका डिफिनेशन दिया है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा दिया कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, यानी नमक है, ठीक ना। 1 बिलियन है, ठीक है, मान लीजिए एक गिलास ले लीजिए, ठीक, यहाँ पे गिलास ले लेते हैं हम लोग, एक गिलास है, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा 320 ग्राम में, बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 320 ग्राम इसमें पानी है और इसी में आपका 47 ग्राम नमक भी मिला हुआ है 320 में ही। वैसे भी पानी, एक गिलास पानी में अगर नमक डाल भी देंगे 47 ग्राम तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा उसका वॉल्यूम। आगे दिया कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता की गणना करिए। द्रव्यमान प्रतिशत माने जो ये द्रव्यमान दिए हैं इसी के बेस पे आपको बिलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी कि सांद्रता एक तरह से नमक की परसेंटेज मात्रा कितना है पूरे बिलियन में, आपको कहने का क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं, हल करते हैं। तो निकालना जो है हमारा प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ना, तो यम द्रव्यमान को यम से दिखाता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो गया आपका लवण की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो लवण का जितना द्रव्यमान होगा 47 बटे टोटल बिलियन कितना है, ठीक है, तो 320 और प्लस 47, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 47 बटे 367, ठीक, भाग देके देख लीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, मान लीजिए अगर यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि 100 से ऊपर नीचे दिया कर दिए, तो ये क्या आएगा, मान लीजिए 1 आएगा, ठीक, यहाँ बचेगा 367 में से 470 या लगभग 100 बचेगा, तो 100 में फिर से कितनी बार जाएगा, 36 गुना 72 और 36 तियां, यानी कि 2 बार और जाएगा, ठीक है, आगे दशमलव आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो सही आंसर है आपका 12.8 आएगा, ठीक ना। आप देख लीजिएगा हमारा सॉल्व किया हुआ है ये, ठीक ना। तो 12.8% क्या होगा बिलियन की सांद्रता, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, बी हो गया।
तो न्यूमेरिकल करने का क्या मतलब होता है कि आप एक बार लगाइए डायरेक्ट आंसर पाइए, और इसमें क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन को देखना पड़ता है जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, है ना। तो इसका एक फायदा होता है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। आगे भी वैसे ही क्वेश्चन है, एक और दिया है कि एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। यहाँ पे फिर से नमक पे कितना दिया है, NaCl 49 ग्राम, और H2O कितना दिया है, 320 ग्राम। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करिए। कहने का मतलब वही है जो पिछला क्वेश्चन था कि इसमें भी सांद्रता, संयोजकता लिखा है, इसे सांद्रता होना चाहिए था। ठीक है, सांद्रता की गणना करिए। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 49 कर देना है बटे 320 प्लस 49 कितना आ जाएगा, 49 बटा 369। ठीक, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि इसको 50 मान लेंगे, फिर से देख लेते हैं, 50 मान लेंगे और इसको 350 70 मान लेंगे। ये कट गया, मान लीजिए कि सॉरी हाँ 1 जीरो मान लीजिए कट गया, फिर भी उसको 50 मानकर 37 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 50 का 500 मान लीजिए, 37 से डिवाइड करेंगे 1 लग जाएगा, 37 बचेगा। यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, 37 बचेगा, फिर यहाँ घटेगा 13 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 3 का 12, 3 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो C और D दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका D आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल D ऑप्शन सही है, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक डाला गया है। ठीक है, फिर से वही गिलास बना लीजिए, यहाँ पे 320 ग्राम जल है, इसमें आप डाल दीजिए कितना नमक, 31 ग्राम, मैंने 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि सांद्रता ज्ञात करिए, तो फिर से वही करना है आपको, 31 बटा 320 प्लस 331 351। ठीक है, यानी 30 बटा 50 जितना आएगा वही मान लेते हैं, 30 बटा 350। ठीक, तो 300 में 35 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 300 में 35 का सॉरी 325, हाँ 300 में 35 का ही कर दीजिए, 35 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 बचे 40 और 8 3 24 और 4 28, 280 बचा 20, 1 जीरो और बढ़ा दिए दशमलव लगा के, 3 छक्का 18, 3 8। अच्छा, यहाँ पे घटाने में कोई दिक्कत हुई है क्या, इन कहने का मतलब 8.83 या 8.4 आएगा, यही A और B में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, काफी क्लियर है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वैसे B ऑप्शन ही इसका सही होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक 32 ग्राम मिलाया गया है, बिलियन की सांद्रता ज्ञात करिए। फिर से सेम क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है कि सीधे 32 बटा आप कर दीजिए 320 50 352। ठीक है, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो इसको हम लोग देख ही लेते हैं ना, कितनी बार जाएगा, मान लीजिए कि 1 जीरो बढ़ा दिए तो 352 अभी भी नहीं जा रहा है, फिर 1 जीरो डबल जीरो दशमलव लगा दिए। ठीक है, दशमलव लगा के 1 जीरो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग दशमलव लगाया था पहली बार में, 0.0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, हो जाएगा 3200 हो गया तो 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा, मैंने कि डी ऑप्शन सही होगा। पूरा भाग देने की कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं दिया 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बिलियन बनाया जाए, सांद्रता ज्ञात करिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 50 बटा 200, 150 प्लस 50। ठीक है, 1 जीरो से 0 करिए, 5 चौका 20 और 1 बटा 4 को 25%, 25% आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है C नंबर। इतना फास्ट करेंगे तब ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 7 और 8 नंबर हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक, या फिर कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा वाटर है, क्या है, सोडा वाटर है क्या है, इसमें से क्या है सोडा वाटर। सोडा वाटर पहले तो ये समझ लीजिए होता क्या है। सोडा वाटर तो जानते ही होंगे, सोडा वाटर बहुत सारे लोग पीते हैं। मान लीजिए हम सीधे सीधे स्प्राइट, थम्सअप या फिर स्प्राइट की बात करते हैं। ठीक है, स्प्राइट पीते हैं सब लोग, आजकल गर्मी में पी भी रहे होंगे। ठीक है, तो उसका जब बॉटल खोलते हैं आप, तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से कुछ गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, इधर भरा रहता है आपका दूध, थम्सअप जो भी रहेगा, और इधर से कुछ गैसें जब ढक्कन खोलते हैं तो बाहर निकलता है, कड़क करके जब ढक्कन खोलते हैं तो वो क्या होता है, गैस होता है।
और वो गैस कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो, ठीक ना। याद रखिएगा, सोडा वाटर की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नीचे लिक्विड यानी द्रव अवस्था होता है, तो द्रव और गैस आपस में मिलेंगे, ठीक ना, मिले होते हैं। तो सोडा वाटर क्या है? द्रव और गैस का विलयन है, ठीक ना। यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब ये भी कंप्लीट हो गया, यानी बिलियन से संबंधित जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे पिछले एक दो एग्जाम में, मतलब कि 2016-18 वाले एग्जाम में, ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आरआरबी पटना में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। आगे आते हैं अपरूपता, ठीक ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी दिख रहा होगा ना, एलोट्रॉपी समझ जाइएगा, एलोट्रॉपी लिखा हुआ है, एलोट्रॉपी यहाँ लिख देते हैं। अब पहले समझ लीजिए कि अपरूपता होता क्या है। अपरूपता का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ का विभिन्न रूपों में पाया जाना, ठीक ना। अपरूपता का मतलब एक ही पदार्थ का विभिन्न रूपों में पाया जाना, गुण अलग अलग होना। जैसे कार्बन है, ठीक ना, कार्बन कोयले में भी होता है कोई, और कार्बन हीरे में भी होता है, ठीक ना, और कार्बन ग्रेफाइट में भी होता है, कार्बन फ्लोरीन में भी होता है। तो फ्लोरीन में, ठीक है, तो ये सब क्या है? आपस में एक दूसरे के अपरूप है, माने मेन तत्व जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन उसके गुण जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उसको अपरूपता बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ दिया है उसी के डायरेक्ट कि फ्लोरीन में डैश डैश कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, जो कि ये भी बहुत ही हार्ड होता है, ठीक ना। फ्लोरीन में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो आगे यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा इधर, हाँ कहाँ दिया है, हाँ यहाँ दिया है कि कितने होते हैं, 48, 64 या 32। तो आपको हम सीधा सीधा बता दें, अगर आपको नहीं पता होगा तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन को C60 से दिखाते हैं, C60 यानी कार्बन 60, और जो 60 होता है यानी कार्बन के 60 परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो एक फ्लोरीन का निर्माण करते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व के का भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। अच्छा, पूरा डिफिनेशन जो अपरूपता का है यही है, समझ लीजिए ना। अरे इसका तो आंसर भी बता दिए, यही है, ठीक है। तो बिल्कुल अपरूपता इसका भी आंसर होगा, यानी भौतिक गुण जो है वो भिन्न होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे, यानी दिखने में आपको डिफरेंट लगेगा। भौतिक का मतलब होता है कि सामने से देखने पे कोई भी चीज, दो चीजें सेम हो लेकिन वो देखने में अलग अलग डिजाइन के हो, तो भौतिक गुण को बताता है। जैसे शरीर, बॉडी, जैसे हम हैं आप हैं, दिखने में चेहरा दोनों का शरीर अलग अलग है, लेकिन काम हम भी वही करते हैं, आप भी वही करते होंगे, खाते पीते आप भी होंगे, हम भी करते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं, ठीक। तो ये भौतिक गुण कहलाता है। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था आज तक, एक 2018 में और इसमें इधर भी 2019 में पूछा गया था, ठीक। ये भी कंप्लीट हो गया आपका अपरूपता वाला सेक्शन। अब आता है इसी में AMU मात्रक। AMU यूनिट क्या होता है? AMU का मतलब पहले समझिए होता क्या है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास और यूनिट, ठीक ना। एटॉमिक मास यूनिट माने परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक तरह से इसको बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो यानी वही परमाणु भार परमाणु क्रमांक से संबंधित है। ये थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना, लेकिन हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे परमाणु भार से समझेंगे और भार से समझेंगे, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आपका, पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित द्रव्यमान, अपेक्षित लिखा हुआ है उधर, ज्यादा उधर करेंगे तो आंसर दिख जाएगा और आप लोग तुरंत बता देंगे, इसलिए आप लोग को सोचने की मौका दी जाती है यहाँ पे। तो बोला है कि अपेक्षित द्रव्यमान कितना होगा। तो 1 AMU को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 1 AMU किसी पदार्थ का 1 AMU माने 1 kg है, ठीक ना। अब पूछा है कि 1 kg की तुलना में सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक। तो 1 kg की तुलना में तो 1 गुणा सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, ठीक। तो 1 का है मतलब कि 1 U को U kg मान लीजिए, 1 kg की जगह U kg, तो U का कितना गुना है सल्फर डाइऑक्साइड, तो जितना उसका अणु भार आएगा उतना गुना हो जाएगा। तो अणु भार निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, अणु भार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का। देखिए सल्फर का 16 होता है, 16 गुना 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 गुना 32 और 32 गुना का, अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन का 8 गुना 16 और 16 गुना 32, ये भी आपका 32 हो जाएगा। तो 32 गुना 64 U आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे निकाले? सिर्फ क्या करना है, अणु भार निकाल देना है और U का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा 64 U, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, C ऑप्शन
सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी हाँ, दूसरा दिया है कि पानी H2O के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना करिए। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, H2O का कितना होता है आप लोग बताइए। H2O का कितना आ जाएगा, 2, हाइड्रोजन का 1 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 8 दूना 16 हो गया, 16 और 2 18, तो 18 यू हो जाएगा इसका, 18 यू लिखा हुआ है फॉर्मेट में दिया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, CO का सापेक्षिक द्रव्यमान। CO क्या मतलब, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइलेंट किलर भी इसको बोलते हैं, साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आग जला के आप कमरे में सो गए तो सुबह तक आप साइलेंटली बिना कुछ बोले ही खुदा को प्यारे हो जाएंगे, है ना, तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक तो 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 8 गुना 16, 16 12 28, तो 28 यू आ जाएगा, यू यहाँ पे नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम लोग 28 ए ऑप्शन वाला टिक कर देंगे, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे। अगला दिया 4th नंबर क्वेश्चन, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, इसका भी निकालना है। कैल्शियम का 20 गुना 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, 50 और 6 56, तो 56 आंसर आपका दिया है, बिल्कुल दिया है, डी नंबर ऑप्शन आपका 56 दिया है, तो डी आपका सही आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, सब वही है, बस पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, तो आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, वैसे 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे बहुत है, ठीक ना। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो ओजोन को O3 से दिखाते हैं, तो 16 गुणा 3 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा इसका आंसर बी, ठीक है, बी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता होगा बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत आसान है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, CO2 तो C का 12 प्लस O2 का 32 12 आपका 44, तो 44 यू हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 44 यू, ठीक। बिना देरी किए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बता दीजिए। H2SO4 का हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 16 गुना 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 चौका 64, जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8, डायरेक्ट पहले डिजिट बी जोड़ के देख लेते हैं, तो 8 जिसका पहला डिजिट होगा वही होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, और बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो 98 हो जाता है, डायरेक्ट याद भी रखेंगे। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान जो होता है 98 होता है। अच्छा CaCl2 का कितना होगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान बताइए, तो CaCl2 का निकाल लीजिए, कितना होता है, कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार आपका 40 हो गया, प्लस क्लोरीन का 17 होता है, 17 का परमाणु भार आपका 35 होता है, 34 नहीं होता 35 होता है, याद रखें, तो 2 बार है तो 70, तो 7 4 11 मतलब कि 110, 110 कहाँ पे है आपका, 110 है आपका, सॉरी कैल्शियम का 40 हो गया और क्लोरीन का 35 गुना 70, अच्छा 17 गुना 68, 100 आपका होगा ऐसे तो 110 ही, लेकिन यहाँ पे 110 नहीं है तो 111 है ना। कभी कभी क्लोरीन का आपका 36 भी होता है, 37 भी होता है और 35 भी होता है, ठीक ना, ये समस्थानिक और संभारिक पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वैसे भी इसका आंसर भी होगा, गलत नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शनल है, गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा 9th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र बताइए। तो NaCl का कितना हो जाएगा, निकालिए जरा। Na का होता है 11 का परमाणु भार आपका 23 हो जाता है, प्लस Cl का 17 परमाणु क्रमांक लेकिन 35 हो जाता है, ये तो कितना होगा 8 और 5 58 हो जाएगा, 58.5 सॉरी, हाँ सॉरी 35.5 होता है क्लोरीन का, वो लास्ट क्वेश्चन भी सही दिया है, यहाँ पे सही दिया है, ठीक है। क्या करेंगे 40 प्लस 35.5 गुणा का 2 करेंगे तो आपका ये 71 आ जाएगा, प्लस 40 आ जाएगा, तो 7 4 11 111 ही हो जाएगा, सही है। ओ कहाँ गया, हाँ यहाँ गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, 111 इसका भी हो गया, इसका NaCl का 58.5 हो जाएगा, ठीक, ये भी निकाल चुके हैं हम लोग 58.5 यू। अगला देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है, तो एक AMU का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक ना। एक AMU यहाँ पे देखिए मिल भी गया, AMU कब से दे रहा था तो समझ नहीं पा रहे थे हम लोग ना, तो एक AMU बराबर यहाँ पे होता है एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, यानी एक प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान होता है वही उसी को एक AMU बोला जाता है, ठीक ना। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बिल्कुल एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 क्या kg,
यानी 1.6 गुणा 10 के घाते माइनस कितना -27 kg, ठीक है। तो ये आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाता है इतना, ठीक, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इसी को 1 AM में बोला जाता है, ठीक ना, 1 AM में। तो इसमें देख लीजिए 1.6 गुणा 10 घाते -27 आपका ये ऑप्शन में दिया है, यही आपका 1 AM है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, 11 क्या दिया है, जल का विशुद्ध रूप है, शुद्धतम रूप है, ठीक ना, जल का शुद्धतम रूप बोला है। विशुद्ध माने शुद्ध, अच्छा विशुद्ध माने शुद्ध वही हो गया। तो आप जानते हैं कि सबसे शुद्ध रूप किसको माना जाता है, भारी जल को ही, सॉरी वर्षा का जल को ही शुद्ध रूप माना जाता है, ठीक ना। अशुद्ध होता है वो भी, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जमीन पे आते आते वो चार्ज हो जाता है घर्षण के कारण। वायुमंडल में जितने भी गैसें आपस में मिलकर आपस में टकराते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता है। तो 100% तो नहीं होता, लेकिन शुद्ध उसी को ही साइंस मानती है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कठोर जल, अच्छा जल की कठोरता से संबंधित क्वेश्चन आ गया है और थोड़ा टिपिकल भी होने वाला है, ठीक है। ये आरआरबी भुवनेश्वर और मुंबई ये सब क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछते हैं ना, इसी वजह से। तो बोला है कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है, पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, नहीं बोला है। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं करता है, ये क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो फिर गलत हो जाता है। घर आकर हम लोग तो मिलाते हैं, ओह माय गॉड तो नहीं बोला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिए और आगे बढ़ते हैं। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिले लवण होते हैं, ठीक है। बी क्या दिया, इसमें लोहा होता है, लोहा कैसे होगा भाई, जल है तो लोहा उसमें कहाँ से, आयरन की मात्रा हो सकती है, लेकिन लोहा डायरेक्ट कैसे कहेंगे, गीलित अवस्था में होता है ना, तो उसको कंसीडर नहीं के बराबर करते हैं। इसमें निलंबित अशुद्धियां होती हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें दिया, इसमें सोडियम क्लोराइड में नमक की मात्रा होती है, इसलिए भारी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल का भारी का कारण होता है कि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा, बाइकार्बोनेट तथा सल्फेट नाम के क्या होते हैं, विलेय लवण होते हैं, ठीक ना। इसी वजह से इसके जल का कठोरीकरण या भारी जल कठोर जल बन जाता है, जल कठोर बन जाता है, यानी साबुन के साथ कम झाग देने लगता है। कारण क्या है कि इनमें कैल्शियम और सोडियम के क्या होते हैं, विलेय लवण होते हैं, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कठोर जल के संबंध में कौन गलत है। तो कौन गलत है भाई, कठोर जल के संबंध में झाग नहीं बनाता, साबुन अधिक घिसता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है, या फिर आयरन पाइराइड की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, भारी जल और कठोर जल दोनों अलग अलग हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। भारी जल दूसरा होता है, कठोर जल दूसरा होता है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे क्या, कठोर जल से, ये भी कठोर जल से ही संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाता है हमारा, वो हो जाता है कि साबुन अधिक घिसता है, यानी कठोर जल जो है वो जल की कठोरता एक तरह से ऐसे भी देखा जाएगा कि साबुन के साथ कम झाग देते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है उसी में ये बात लिखा गया है कि साबुन के साथ कम झाग देता है, यानी साबुन अधिक घिसता है। झाग बिल्कुल नहीं देता है, ये गलत बात है, झाग देता है लेकिन अधिक घिसता है। और यहाँ पे मैग्नीशियम दिया, तो ये मैग्नीशियम के कार्बोनेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होना चाहिए था, ठीक है। वैसे ये भी सही है, कहना गलत नहीं है, लेकिन अच्छा सॉरी क्वेश्चन ये क्या बोला है कि कठोर जल के संबंध में कौन गलत है पूछा है। तो ये तो साबुन घिसता है, सही बात है, ये भी सही बात है, बाइकार्बोनेट झाग नहीं बनाता है, यहाँ पे सही मान लेंगे, झाग वैसे बनाता है लेकिन कम बनाता है। अब बोला आयरन पाइराइट होता है, यानी Fe का होता है, ये गलत बात है, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है हम लोगों को, है ना। चलिए अगले में सुधार करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से और अधिक झाग देते हैं उसको क्या कहेंगे। तो जो जल, कठोर जल, मृदु जल, भारी जल या फिर समुद्री जल, तो जो शीघ्रता से और अधिक तेजी से झाग देगा उसको क्या बोलेंगे, मृदु जल बोलेंगे, है ना, यानी जो कि नॉर्मल वाटर होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका उदाहरण रासायनिक नाम बताइए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक हार्ड वाटर का लवण का फॉर्म होता है, उसी का रासायनिक सूत्र बोला है बताने को। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है, यानी सॉरी CaH CO3 का
होल ट्वाइस। तो किसमें है ऑप्शन में? ए है ना, बी भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा बी और सी काफी क्लोज दिए हैं, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सी होगा, ठीक है ना, सी सही ऑप्शन है। क्लोज कैसे है कि यहाँ पे होल थ्राइस दिया है, यहाँ पे होल ट्वाइस दिया है, तो होल ट्वाइस ही होता है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का संयोजकता +2 होता है, तो इसका 2 उस पे और उसका जो है 3 O2 3 होता है, O3 होता है, HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? नहीं होता है पूछा है। तो कैल्शियम उपस्थित नहीं होता है, सोडियम उपस्थित नहीं, क्लोरीन की, एल्यूमिनियम। तो खारा पानी किसके कारण होता है? खारा सिर्फ जल और नमक के कारण, सिर्फ समुद्र का पानी खारा नहीं है, उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, क्लोरीन भी पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता है वो है आपका क्या? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका खारे पानी में नहीं पाया जाता है। तो खारा होने का कई कारण है, जिसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन ये सब पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद यहीं तक हम लोग करेंगे और इसके बाद आगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है? तो जल की कठोरता इसको डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम के कारण, विरंजक के कारण, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा सल्फेट के कारण जल की कठोरता होती है। सीधा सीधा एक लाइन में इसको याद रखेंगे, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही लग जाएगा डिफिनेशन से मत, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं आज के लिए। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम लोग अगले दिन देख लेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं तक हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। और बिल्कुल समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो कराया जा रहा है आपके यही जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में हिम्मत देगा। यानी जब खटाखट आप क्या करेंगे, टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हम लोग किए थे उसका एक फायदा ये मिला है, ठीक है। तो बिल्कुल फायदा है। तपस्या जान लीजिए कभी भी बिना काम का फालतू नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से तपस्या है या फिर जो भी कह लीजिए तैयारी के रास्ते में ये प्रयास है और प्रयास विफल नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करते हुए बाकी अगले दिन हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ एक चीज और, आपको अगर सेशन पूरा अच्छा लगता है, और अच्छा तो लगना ही चाहिए क्योंकि मेहनत से क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो क्वेश्चन को शेयर करिए, इस वीडियो को आप लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब भी करवाइए, और आप भी अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो हम लोग डेली कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये कब तक करेंगे? एग्जाम तक करेंगे, और आगे आने वाले जो भी पेपर हैं उन सब में साइंस आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी पूछना होगा कमेंट में लिखिएगा, ठीक। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।